हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल स्टडी 24/7 में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिवीजन वर्क स्टार्ट कर रहे हैं। आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे जिसमें 24 क्वेश्चंस हैं। आशा करती हूँ आज के 24 क्वेश्चंस आपको अच्छे लगेंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में भी वो हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टीचर रिलेटेड फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। कौन सा एक फैक्टर है टीचर रिलेटेड फैक्टर जो अफेक्ट करती है लर्निंग को। ऑप्शंस देखते हैं। मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, नेचर ऑफ द कंटेंट और लर्निंग एक्सपीरियंस। अभी इनमें से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या क्या चाहिए एक्चुअली एक लर्निंग प्रोसेस के लिए, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए। प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए, हमारे पास सफिशेंट लर्निंग रिसोर्सेस होना चाहिए और एक्सपीरियंस के साथ भी कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए। तो हियर आंसर इज ए, मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ये अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2, लर्निंग डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस सो अ टीचर शुड। अभी हमने डेवलपमेंट में देखा है कि सभी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहती है। तो एक क्लास में 30 बच्चे हो, 40 बच्चे हो, सभी में भी थोड़ा थोड़ा करके क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। इंसिस्ट ऑन यूनिफॉर्म पेस ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, एनफोर्स स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट। देखिए यहाँ पे अगर बच्चों की बात किया जाता है तो कभी भी हम सभी बच्चों को इक्वल नहीं कर सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं ला सकते, सबका अपना अपना डिफरेंसेस होता है। हम उनको और क्या कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी नहीं कर सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड है। इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट, हम ऐसा भी तो नहीं कर सकते नंबर ऑफ टेस्ट इंक्रीज करते जाए। तो हम यहाँ पे क्या सोचेंगे, कौन सा ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जो लर्निंग डिस्प्ले इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हम उसको मेंटेन कर पाएंगे। उनको क्या करेंगे, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, हम उनको अलग अलग तरीके से उनको मतलब उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हियर इज द आंसर बी, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ए चाइल्ड फेल्स इट मीन्स, अगर एक बच्चा फेल हो जाता है तो उसका मीन्स क्या होता है। द चाइल्ड इज़ नॉट फिट फॉर स्टडीज़, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि एक बच्चा पढ़ने के लिए सही नहीं है या उसका राइट नहीं होता, तो उसका तो एक जन्म सिद्ध राइट है। द चाइल्ड हैज़ नॉट मेमोराइज द आंसर प्रॉपरली, ये तो हमारे जो बच्चों के रूल में तो और नहीं है ना कि उनको मेमोराइज करना पड़ेगा। द चाइल्ड शुड हैव टेकन प्राइवेट ट्यूशन्स, अब ये तो नहीं कहेंगे कि एक बच्चा, आपका बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा है आप इसको प्राइवेट ट्यूशन दो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बच्चों का फॉल्ट नहीं है, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। हियर इज द आंसर डी, द सिस्टम हैज़ फेल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट। कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है हमारा जो प्राइमरीली जो असेसमेंट होती है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर है। असेसमेंट शुड बी वेरी इकोनॉमिकल, टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर देन एक्सटर्नल एग्जामिनर, स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड, स्कूल्स आर मोर एफिशिएंट देन एक्सटर्नल बॉडीज ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए कभी भी हमारा जो असेसमेंट होता है तो हम कभी इकोनॉमिकली उसको ज़्यादा तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए सेम होना चाहिए। टीचर्स नो देयर लर्नर्स कैपेबिलिटीज बेटर दैन एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इसको थोड़ा होल्ड करते हैं, ये भी आंसर सही लग रहा है। स्टूडेंट्स शुड एट ऑल कॉस्ट गेट हाई ग्रेड, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एट कॉस्ट हम उनको हाई ग्रेड भी दें, ऐसा तो नहीं होगा।
schools are more efficient than external bodies of examination. Yes, इन दोनों में से अगर हम आंसर डी को लेते हैं, schools are more efficient than external bodies of examination. Yes, हम स्कूल में ही सभी चीज़ें सीखते हैं और वहाँ पे हमें जो असेसमेंट किया जाता है वो हमारे लिए बेटर होता है. तो हियर इज द आंसर डी. क्वेश्चन नंबर 5. Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning children. अभी वाइगोस्की ऑलरेडी मैंने कहा है, अगर वाइगोस्की आते हैं तो ऑब्वियसली सोशल आएगा, क्योंकि उनका मानना है कि एक बच्चे का डेवलपमेंट सोशल में ही होता है, मतलब सोशलाइजेशन से होता है. तो हियर इज द आंसर ए, सोशल. 6. In the context of education, socialization means. सोशलाइजेशन में एजुकेशन के क्या रोल होती है? ऑलवेज फॉलोइंग सोशल नॉर्म्स, क्या उसको हर वक्त सोशल नॉर्म्स को फॉलो करना है? क्रिएटिंग वंस ओन सोशल नॉर्म्स, ये भी करना है. रेस्पेक्टिंग एल्डर्स इन द सोसाइटी, क्या हर वक्त सिर्फ एक ही चीज़ वो हम फॉलो करते हैं? क्या एक ही चीज़ तो नहीं करते हैं, एक ही चीज़ नहीं सिखाते हैं. अडप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट. यस, हियर इज द आंसर डी. हम हमारा सोशलाइजेशन में जो रूल रेगुलेशन नॉर्म्स जो भी होते हैं हम उसको फॉलो करते हैं. दैट्स मीन अडप्टिंग एंड एडजस्टिंग टू सोशल एनवायरनमेंट. क्वेश्चन नंबर 7. ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ. ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं तो उसमें यही टॉपिक के ऊपर मैंने डिस्कशन किया है. तो ह्यूमन पर्सनालिटी मतलब हम लोगों का जो पर्सनालिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है? ओनली हेरिडिटी, अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली एनवायरनमेंट. देखिए, पहले तो हेरिडिटी कैरेक्टर हम में होती है जो हम अपने माता पिता से लेकर आते हैं, और जहाँ पे हमारा लालन पोषण होता है एनवायरनमेंट में, उसका भी इम्पैक्ट आती है. तो ह्यूमन पर्सनालिटी इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हियर इज द आंसर सी. क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है? चलिए देखते हैं. ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड. ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम फेज फॉर ऑल. देखते हैं आगे. डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर. ये तो नहीं हो सकता है, वो तो लीनियर नहीं है. इट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस. ये तो हम सब लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो हियर इज द आंसर बी. इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम फेज फॉर ऑल. सबके लिए एक तरह का डेवलपमेंट नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 9. अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय. अगर हम बच्चों को मोरल वैल्यूज सिखाना चाहते हैं या इनपुट करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू बिहेव, गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, laying clear rules of behavior, involving them discussion on moral issues. तो कोलबर्ग ने क्या कहा है कि अगर हमको बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज इनपुट करना है या उनको सिखाना है, क्या उनका वैल्यूज समझाना है, तो हमको क्या करना चाहिए? उनको इन्वॉल्व करना चाहिए. किस में? इन डिस्कशन ऑन मोरल इश्यूज. हियर इज द आंसर डी. Involving them in discussion on moral issues. Question number 10. Individual attention is important in the teaching learning process because individual differences होती है सभी में. तो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमको स्पेशल अटेंशन भी देना पड़ता है. Children develop at different rates and learn differently. Learners always learn better in groups. Teacher training programs prescribed it. It offers better opportunities to teachers to discipline each learner. इसमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जो हमको सही लगता है?
क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल अटेंशन कहा गया है। तो सभी बच्चे अलग अलग हैं, यूनिक हैं, तो उनका रेट ऑफ डेवलपमेंट भी अलग अलग होगा। तो हियर इज द आंसर ए, चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स एंड लर्न डिफरेंटली। क्वेश्चन नंबर 11, according to Piaget's stages of cognitive development, the sensory motor stage is associated with sensory motor, जहाँ पे बच्चा 0 to 2 years होता है। ऑप्शंस देखते हैं। कंसर्न अबाउट सोशल इश्यूज, इतना छोटा बच्चा उसको मालूम नहीं है सोशल इश्यूज क्या है। इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। आगे देखते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन, ये इतना छोटा बच्चा तो कर नहीं सकता है। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, ये तो उसके लिए टू डिफ़िकल्ट है। लेकिन अगर हम किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट होते हैं तो हम जैसे मूव करेंगे वो उसी तरह मूव करेगा। और उसके मेमोरी में शायद रह सकता है, कभी बॉल देखा, बुक्स देखा तो जो अच्छा लगता है फिर वो मांगता है, मतलब उसके मेमोरी में वो रह जाता है। और मेंटल रिप्रेजेंटेशन, हियर इज द आंसर बी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू गेट्स डैश इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो अकॉर्डिंग टू गेट्स कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है? मोटिवेशन, एडजस्टमेंट, लर्निंग, थिंकिंग। ऑब्वियसली learning is modification of behavior. Question number 13, who has central place in education according to child psychology? अगर चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर सेंट्रल प्लेस के बारे में बोलेंगे तो ऑब्वियसली कौन आएगा? चाइल्ड ही आएगा। हम चाइल्ड को लेकर चाइल्ड साइकोलॉजी बोलते हैं। तो आंसर हियर इज ए, द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 14, a child starts to cry when his grandmother takes him from his mother's lap. The child cries due to, अभी एक बच्चा अपनी माँ के गोदी में था, ओके, अभी उसको उसके ग्रैंड माँ ने अपने पास ले लिया। तो एक बच्चे का जो फीलिंग्स है क्या होती है? सेपरेशन एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, इमोशनल एंजाइटी या स्ट्रेंजर एंजाइटी? अभी उसको क्या फील होती है? एक नर्वसनेस आ जाती है, कि डर आ जाती है उसके अंदर। तो किस चीज़ का आती है? क्योंकि उसको अलग किया गया है। हमको यहाँ पे समझना है, उसको अलग किया गया है, सेपरेशन फ्रॉम हिज मदर। ओके, हियर इज द आंसर, सेपरेशन एंजाइटी। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल? हमने मोटर स्किल में जानते हैं हमारा दो तरह का है, एक ग्रॉस मोटर है, एक फाइन मोटर है। तो फाइन मोटर में क्या आती है देखते हैं। क्लाइंबिंग, राइटिंग, रनिंग, जंपिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये बहुत ही इजी है, फाइन मोटर स्किल में राइटिंग आएगा। हियर इज द आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज। ऑप्शंस देखते हैं। आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशन डू नॉट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। अगर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन करते हैं, अगर वो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको आगे जाकर सपोर्ट नहीं देंगे। चाइल्ड विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर दैन हीज और हर ओन। ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में कंपेयर करें। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडिविजुअल असेसमेंट टू ईच चिल्ड्रन। अभी एक बच्चे का जो कैलिबर है उसको जानने के लिए हमें इंडिविजुअल असेसमेंट ऐसे करने से क्या वो सॉल्व हो जाएगी? नहीं होगी। कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे अगर हमें एक ग्रुप के बच्चों को कुछ प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने के लिए तो वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर इज द आंसर सी, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर 17, एडोलेसेंट में एक्सपीरियंस। ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का एक स्टेज है।
ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया है इसके बारे में, तो चलिए देखते हैं। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड। एक फीलिंग ऑफ फियर उसके अंदर रह जाती है जो उसने कभी चाइल्डहुड में किसी को कमिटमेंट किया है ऐसा, या फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, फीलिंग ऑफ सेसिएशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। तो यहाँ पे ना वो चाइल्डहुड का जो सिंस कमिटेड वाला होगा, ना सेसिएशन होगा, उसको तृप्ति मिल गया है या वो बहुत संतुष्ट है, वो एडोलसेंट पीरियड में हो जाती है। यहाँ पे एक्चुअली क्या होती है, जो एडोलसेंट पीरियड है, यहाँ पे बच्चे जब बड़े होते हैं उनके अंदर एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, खुद के लिए बहुत कंसर्न हो जाते हैं, आगे जाकर क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या है, ये सब उनके अंदर आ जाता है। तो हियर इज द आंसर डी, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 18, विच वुड बी द बेस्ट फास्ट थीम टू स्टार्ट विथ इन अ नर्सरी क्लास। कौन सा ऐसा एक थीम है जो छोटे बच्चों को नर्सरी में पहले सिखाना चाहिए। माई फैमिली, माई बेस्ट फ्रेंड, माई नेबरहुड, माई स्कूल। यस, ऑब्वियसली माई फैमिली, क्योंकि वो उनके साथ टच में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द क्लासरूम एनवायरनमेंट शुड। एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। एकदम शांत होना चाहिए, या फुल ऑफ नॉइज होना चाहिए, या एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए, या फ्रेंडली होना चाहिए। इसमें आप क्या आंसर सोचते हैं। ऑब्वियसली जितना फ्रेंडली होगा उतना हमारे लिए, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। हियर इज द आंसर डी, फ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय चिल्ड्रन इन एडोलेसेंट स्टेज। अभी अभी हमने एक प्रॉब्लम डिस्कशन किया है, चलिए देखते हैं। एडजस्टमेंट विथ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस, एडजस्टमेंट विथ पेयर ग्रुप्स, एडजस्टमेंट विथ पेरेंट्स, स्टडी रिलेटेड एडजस्टमेंट। देखिए, इस स्टेज में बच्चों को तो हर चीज़ में थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन अगर इनमें से ये सब में उनको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, लेकिन कौन सा ऐसे का आंसर है जो सही आंसर बनता है। एडजस्टमेंट विथ फिजिकल एंड मेंटल चेंजेस, द करेक्ट आंसर इज ए। 21, ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड साइकोलॉजी कौन सा ऐसा एक स्टेटमेंट है जो सही अप्रोप्रिएट होता है। ऑल द चिल्ड्रंस आर होमोजीनियस, सम चिल्ड्रन आर होमोजीनियस, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, सम चिल्ड्रन आर यूनिक। देखिए, हमने डेवलपमेंट में पढ़ा है कि हर बच्चा का डेवलपमेंट रेट और डेवलपमेंट अलग होता है, तो उसी के हिसाब से अगर हम आंसर चूज करते हैं तो एवरी चाइल्ड इज यूनिक, सभी बच्चों का एक एक अलग अलग कैरेक्टर होती है और सब अलग अलग होते हैं। तो हियर इज द आंसर सी, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। क्वेश्चन नंबर 22, अ गुड टीचिंग मेथड फॉर इन्फेंसी स्टेज इज। एक इन्फेंसी स्टेज में टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए। मॉन्टेसरी मेथड, प्लेवे मेथड, किंडरगार्टन मेथड। हियर इज द आंसर डी, ऑल द अबव। एक इन्फेंसी स्टेज के लिए ये सारा सभी में एक्चुअली प्लेवे मेथड है, सिर्फ नाम अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 23, अ चाइल्ड ऑफ क्लास 4 ऑलवेज सफर विथ एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन, यू विल। एक क्लास 4 का बच्चा हमेशा उसको कुछ ना कुछ डर, फ्रस्ट्रेशन लगी रहती है, तो क्या करना चाहिए। कंप्लेन टू हिज गार्डियन, ब्रिंग हिम टू साइकेट्रिस्ट, डू द रोल ऑफ ए काउंसलर, लीव हिम ऑन हिज फॉर्च्यून। देखिए, यहाँ पे एज ए टीचर हम उसको काउंसलिंग करेंगे, ना कि उसको कोई साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, देखिए उसका क्या हुआ है, ऐसा नहीं करेंगे। या हम किसी पेरेंट्स को कंप्लेन भी नहीं करेंगे। तो हियर इज द आंसर सी, डू द रोल ऑफ अ काउंसलर।
क्वेश्चन नंबर 24, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी। एक गुड मेमोरी के लिए हमको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए? रैपिड रिकल, रैपिड रिकग्निशन, गुड रिटेंशन। देखिए यहाँ पे अगर हम जो IQ बोलते हैं, अगर गुड मेमोरी को भी बोलेंगे तो क्या क्या होना चाहिए? ये तीनों चीज़ बच्चों के पास होना चाहिए। तो हियर इज़ द आंसर डी, ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 2000 फॉलो माई वीडियो बहुत ही अच्छा है और आशा करती हूँ आज का 24 क्वेश्चंस आपको बहुत ही हेल्प करेगी। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 to 48 ला रही हूँ। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू।